Hello everyone. So let's start the continuation of the previous classes of the lipid chemistry. So in the last class we have studied about fatty acids. Now today we will be studying about the glycerol. So what are the glycerols? The glycerols are basically trihydric alcohol, that is it contains 3 OH group और 3 alcohol ग्रुप और इसका पॉपुलर नेम है ग्लिसरीन। जो हम लोग रूटीनली यूज करते हैं ग्लिसरीन वही ग्लिसरॉल है। उसमें जो है 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है और ये 3 कार्बन का कंपाउंड है और इसका सिंथेसिस जो है वो ग्लूकोज से होता है। उसके बाद आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्लिसरॉल। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी ये है कि ये कलरलेस विस्कस ऑयली लिक्विड विद द स्वीट इन द टेस्ट है। सेकेंड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज द डिहाइड्रेशन। जब इसको किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स के साथ रिएक्ट कराते हैं जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट्स हो गया, तो ये टॉटोमेराइज होकर के एक कंपाउंड बनाता है जिसका की नाम होता है एक्रोलीन और ये एक्रोलीन जो है सो बैड ऑर्डर देता है। तो इस टेस्ट को हम लोग यूज कर सकते हैं ये टेस्ट करने के लिए कि जो ग्लिसरॉल है हमारे पास वो सही है या नहीं है। अगर ग्लिसरॉल होगा तो वो एक्रोलीन का सिंथेसिस करेगा और बैड ऑर्डर देगा, और अगर ग्लिसरॉल नहीं है तो एक्रोलीन का सिंथेसिस नहीं होगा तो बैड ऑर्डर भी नहीं देगा। उसके बाद है थर्ड जो है दैट इज इट कंबाइंस विद द 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म द ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। तो ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन का सिंथेसिस कैसे होता है? जब ग्लिसरॉल 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड के साथ कंबाइन करेगा तो ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन के साथ सिंथेसिस होगा और ये ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन जो है एज अ वैसोडाइलेटर यूज किया जाता है तथा इसका यूज एक्सप्लोसिव इंडस्ट्रीज में भी एक्सप्लोसिव्स बनाने में यूज होता है। उसके बाद जब हम लोग फॉस्फोलिपिड देखेंगे तो जो फॉस्फोलिपिड्स का बैकबोन अल्कोहल होता है वो ग्लिसरॉल ही होता है। जैसा कि स्ट्रक्चर में देख सकते हैं ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल में जो तीनों कार्बन है पहले वाले से दूसरे वाले से फैटी एसिड अटैच और तीसरे वाले से फॉस्फोरिक एसिड और उसके साथ कोई नाइट्रोजिनस बेस या बोलते हैं अमाइनो अल्कोहल यूनिट अटैच होता है। तो फॉस्फोलिपिड्स का बैकबोन में भी जो है वो आपका ग्लिसरॉल प्रेजेंट होता है। उसके अलावा एस्टरिफिकेशन करेंगे अगर ग्लिसरॉल का फैटी एसिड के साथ अगर पहला कार्बन गया दैट विल बी फॉर्मिंग मोनोग्लिसराइड्स, 2 कार्बन पे एस्टरिफिकेशन हो जाएगा डाइग्लिसराइड्स और 3 कार्बन पे जब एस्टरिफिकेशन हो जाएगा तो ट्राइग्लिसराइड्स। और ये जो ट्राइग्लिसराइड्स है ये हमारे बॉडी में मोस्ट एबंडेंट फैट होता है। उसके बाद यूज क्या क्या है? तो जैसा कि यूज पहले भी देखा हमने, तो सबसे पहला यूज हो गया जो भी कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज है, पर्सनल केयर है, वहां पे हम लोग सोप का प्रोडक्ट्स, हेयर का प्रोडक्ट्स, स्किन का प्रोडक्ट में हम लोग एज अ एजेंट हम लोग यूज करते हैं। उसके अलावा एक्सप्लोसिव में यूज करते हैं, वैसोडाइलेटर्स के रूप में ड्रग में जैसे कि एमआई का अटैक में हम लोग यूज करते हैं आपको नाइट्रोग्लिसरीन्स का। नाइट्रोग्लिसरीन्स जो है सो मायोकार्डियल इस्कीमिया में यूज होता है। उसके अलावा ग्लिसरॉल जो है वो हाइपर ऑस्मोलर कंपाउंड है, राइट। हाइपर ऑस्मोलर कंपाउंड होने के कारण क्या होता है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है। तो जैसे कि ग्लोकोमा कंडीशन है या स्ट्रोक्स की कंडीशन है उन सबों में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया बेसिक आउटलाइन ग्लिसरॉल के बारे में, ठीक है। अब देखते हैं लिपिड का क्लासिफिकेशन जिसको कि हम लोग बोलते हैं ब्लर्स क्लासिफिकेशन। तो इसके अकॉर्डिंगली लिपिड को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो जो पहला लिपिड्स है दैट इज सिंपल लिपिड्स, दूसरा है कंपाउंड लिपिड्स, तीसरा डिराइव्ड लिपिड्स, फोर्थ इज द लिपिड एसोसिएटेड सब्सटेंसेस। तो 4 लिपिड हो गए, सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स, डिराइव्ड लिपिड्स और लिपिड एसोसिएटेड सब्सटेंसेस। तो आज हम लोग देखते हैं सिंपल लिपिड्स के बारे में, राइट। तो सिंपल लिपिड सिंपली क्या होगा, दैट इज द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद द अल्कोहल, राइट। सिंपल है, फैटी एसिड और अल्कोहल का एस्टरिफिकेशन हो गया, दैट विल बी सिंपल लिपिड। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा एक्सेप्ट फैटी एसिड एंड अल्कोहल। 2 प्रकार का होगा, एक हो गया, एक पार्ट में हो गया फैट एंड ऑयल्स और सेकंड में हो गया वैट्स। तो फैट एंड ऑयल्स क्या होता है, तो दीज आर द एस्टर्स ऑफ द फैटी एसिड विद द ग्लिसरॉल, राइट। और फैट और ऑयल में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो फिजिकल होता है। कहने का मतलब फैट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर व्हाइल ऑयल्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, राइट। वैक्स में क्या होता है, वैक्स में जो फैटी एसिड्स होगा वो लॉन्ग चेन्स का होगा और अल्कोहल जो होगा वो अदर देन ग्लिसरॉल होगा, यूजुअली सिटाइल अल्कोहल होता है, राइट। तो पहला देखते हैं फैट एंड ऑयल्स। तो सबसे पहला चीज ये जानना है कि जो फैट एंड ऑयल्स होते हैं वो न्यूट्रल्स होते हैं बिकॉज देयर आर नो आयोनाइजेबल ग्रुप्स प्रेजेंट इन देम, राइट। दूसरे के बाद क्या है, दे आर द मोस्ट एबंडेंट लिपिड प्रेजेंट इन द नेचर। जो ट्राइग्लिसराइड्स है आपका, दे आर द मोस्ट एबंडेंट लिपिड प्रेजेंट इन द नेचर। और इसका सिंथेसिस कैसे होगा, तो फैटी एसिड जो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड है वो ग्लिसरॉल के साथ कंबाइन करेंगे और ट्राइग्लिसराइड्स का सिंथेसिस होगा और लिंकेज कौन सा होगा, एस्टर बॉन्ड और वाटर का लॉस होगा, राइट। तो ट्राइग्लिसराइड्स जो होता है वो मोस्ट एबंडेंट फैट्स इन द बॉडी होता है।
उसके बाद ट्राइग्लिसराइड 2 टाइप्स का हो सकता है, एक सिंपल ट्राइग्लिसराइड्स, दूसरा हो सकता है मिक्स्ड ट्राइग्लिसराइड्स। अगर तीनों फैटी एसिड्स सेम होगा ग्लिसरॉल पे, दैट विल बी नोन एज अ सिंपल। एग्जांपल इज ट्राइपाल्मिटीन, देख सकते हैं यहाँ तीनों पे ही जो फैटी एसिड है वो सेम है, इसलिए इसका नाम हो गया सिंपल ट्राइग्लिसराइड्स। उसके बाद है मिक्स्ड ट्राइग्लिसराइड्स। मिक्स्ड ट्राइग्लिसराइड्स कहने का मतलब है ग्लिसरॉल के साथ जो फैटी एसिड कंबाइन कर रहा है वो डिफरेंट डिफरेंट है। जैसा कि एग्जांपल में दिख रहा है 2 स्टीरियो 1 3 ओलियोपाल्मिटीन, यहाँ पे जो फैटी एसिड्स है वो डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड ट्राइग्लिसराइड्स। उसके बाद आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो है सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि फैट जो होता है वो सॉलिड होता है और जो ऑयल्स होता है वो लिक्विड होता है। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑयल्स में जो है सो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स ज्यादा अमाउंट होता है। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स कहने का मतलब होता है कि डबल बॉन्ड वाले फैटी एसिड्स ज्यादा होते हैं, जिसके कारण जो है सो ऑयल्स आर लिक्विड इन नेचर। उसके बाद और क्या क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी? तो सबसे पहला प्रॉपर्टी और है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो फैट और ऑयल्स का होता है वो लेस देन 1 होता है। तो क्या होता है ये, वो जो है वाटर पे फ्लोट करता है, राइट। उसके बाद फैट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन एंड द चेन लेंथ। कहने का मतलब ये है कि जितना ज्यादा अनसेचुरेटेड बॉन्ड होगा उतना ही कम उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। और जब सेकिंग करते हैं वाइब्रस सेकिंग लिपिड्स का, तो वो आपका क्या सिंथेसिस करता है, इमल्शंस का सिंथेसिस करता है। और इमल्सिफिकेशन किस लिए यूज होता है? तो जैसा कि आपने देखा होगा फैट का डाइजेशन में इसका और एब्जॉर्प्शन में यूज होता है। तो ये हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फैट एंड द ऑयल्स। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे। तो सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टी है दैट इज हाइड्रो तो जो पहला केमिकल प्रॉपर्टी है दैट इज हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस करने का मतलब ये हुआ कि जो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल है जब उस पे लाइपेज एंजाइम एक्ट करेगा तो सीक्वेंसली जो है सो एक एक फैटी एसिड उसमें से रिलीज हो जाएगा। जैसे कि ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल से जब पहला फैटी एसिड लिबरेट होगा तो क्या कंपाउंड बनेगा, डाइएसाइल ग्लिसरॉल। उसके बाद फिर उस पे लाइपेज एक्ट करेगा तो बच जाएगा कंपाउंड दैट इज मोनोएसाइल ग्लिसरॉल। उसके बाद उसमें फिर लाइपेज एक्ट करेगा तो जो तीसरा मॉलिक्यूल होगा फैटी एसिड का वो भी लिबरेट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सिंपली फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल, सब अलग अलग हो जाएगा। दैट इज द हाइड्रोलिसिस। सेकेंड इज सैपोनिफिकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। व्हेन द बॉन्ड विद द पोटेशियम और द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, द प्रोडक्ट्स जो है सो बनते हैं क्या, सोडियम और द पोटेशियम सॉल्ट, जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, सोप। एंड दिस अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस इज नोन एज सैपोनिफिकेशन। तो सैपोनिफिकेशन या सोप फॉर्मेशन क्या हुआ आपका, तो जो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल है उसका अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होगा, जिसके चलते जो है सोडियम सॉल्ट्स ऑफ द फैटी एसिड का सिंथेसिस होगा, राइट। और ये जो सोप होता है इसकी सिंथेसिस इसी बेस पे हम लोग करते हैं। और इस सोप का यूज क्या होता है, तो सोप का यूज होता है जो भी हमारा ऑर्गेनिक डर्ट्स है कपड़ों में, क्लॉथ्स में, उसको हटाने के लिए यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, तो जैसे कि जो आपका डर्ट होता है वो क्या होता है, ऑर्गेनिक होता है, जबकि जो आपका हमारे पास जो सोप है उसका दो पार्ट है, एक पोलर और एक नॉन पोलर। तो जो पोलर वाला पार्ट है वो डर्ट के साथ कंबाइन कर लेता है और जो नॉन पोलर है वो बाहर की तरफ होता है। और जो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है उसे हम लोग बोलते हैं माइसिल्स फॉर्मेशन। और ये माइसिल्स जो है वाटर में क्या करता है, सस्पेंडेड रहता है, और जैसे ही हम लोग उसको वॉश करते हैं तो वो साथ में डर्ट के साथ ये जो माइसिल्स है वो निकल जाता है। तो यही बता रहा है क्लीनिजिंग एक्शन ऑफ सोप क्या है। तो सबसे पहले जो डर्ट प्रेजेंट्स ऑन द क्लोथ्स होता है दैट इज ऑर्गेनिक इन नेचर। उसके बाद जैसे ही वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो जो हाइड्रोफोबिक इंस होता है वो आपका डर्ट के साथ कंबाइन कर लेता है और रिमूव कर देता है क्लॉथ्स में। और अरेंजमेंट इस तरीके का होता है कि उसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं माइसिल्स फॉर्मेशन, और इसी माइसिल्स फॉर्मेशन में डर्ट जो है सो ट्रैप हो जाता है एंड दीज माइसिल्स रिमेन सस्पेंडेड इन द वाटर एंड हिंस द डर्ट पार्टिकल्स आर इजीली रिंस्ड अवे बाय द वाटर। तो ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सोप। नाउ हाइड्रोजिनेशन और हार्डनिंग ऑफ द ऑयल्स। कहने का मतलब है जो ट्राइग्लिसराइड जिसमें कि अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स है उसको हार्ड करने के लिए हम लोग हाइड्रोजिनेशन करते हैं। कहने का मतलब हाइड्रोजन एटम डबल बॉन्ड के पास ऐड करते हैं, जिसके कारण जो है सो अनसेचुरेटेड ट्राइग्लिसराइड से ट्राइग्लिसराइड्स बन जाता है, जिस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हार्डनिंग। ठीक है, ये जो है सो मार्गरेन का फॉर्मेशन में यूज करते हैं। और एक चीज याद रखना है कि ऐसा नहीं है कि सारे जो डबल बॉन्ड्स है या जो सारे अनसेचुरेटेड है उसको सेचुरेटेड कर देना है। ऐसा कर देंगे तो जो सब्सटेंस बनेगा वो बहुत ही हार्ड बनेगा। तो नीड के अकॉर्डिंगली ही जो है सो सेचुरेशन करना है। तो ये हो गया हाइड्रोजिनेशन। फोर्थ वन इज रैंसिडिफिकेशन। मान लेते हैं कि कोई भी फैट एंड ऑयल्स को एनवायरनमेंट में या खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है, जो फैट होता है दैट डेवलप्स फॉल एंड द
शॉर्ट टेस्ट मतलब कि फैट का खराब हो जाना। तो फैट का खराब होगा तो जो स्मेल होगा वो खराब आएगा, इसलिए बोलते हैं कि फैट्स आर सेड टू बी रैंसिड एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रैंसिडिफिकेशन। ये होता क्यों है? तो ये दो रीजन से हो सकता है। पहला हो गया ऑक्सीडेशन और दूसरा हो गया हाइड्रोलिसिस। राइट, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसका ऑक्सीडेशन हो जाए और ऑक्सीडेशन होकर के वोलाटाइल कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करे तो उसके कारण, और दूसरा हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, जो ईस्टर लिंकेज होता है उसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और जो ओरिजिनल फैटी एसिड्स है उसका सिंथेसिस करेगा। ठीक है, उसके बाद जो है सो बैक्टीरिया जो है सो जो भी आपका इन्वायरमेंट में है वो एंजाइम्स को फर्निश करता है, प्रमोट द सच रिएक्शंस। अब क्या है कि मान लेते हैं कि फैट ऑयल्स के साथ तो ये प्रॉब्लम है, तो इससे बचने के लिए हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज करते हैं ताकि जो है सो फैट का ऑक्सीडेशन नहीं हो। तो उसके लिए कौन कौन सा कंपाउंड यूज करते हैं? तो सच एज टोकोफेरॉल्स हो गया, हाइड्रोक्विनोन्स हो गया, गैलिक एसिड्स हो गया, नेप्थॉल्स हो गया। तो दीज एंटीऑक्सीडेंट्स कैन बी यूज्ड टू प्रोटेक्ट द लिपिड या फैट एंड द ऑयल्स। राइट, तो अगर एसिडिफिकेशन हो जाता है किसी फैट का तो ये हम लोग का इकोनॉमिक लॉस भी है, क्योंकि अगर फैट जल्दी खराब हो जाएगा तो फिर दिक्कतें हैं। तो इसलिए हम लोग एसिडिफिकेशन से बचने के लिए उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स का एडिशन करते हैं। ओके, नाउ जो फैट्स है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ नंबर्स हैं, तो 3-4 नंबर्स हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो जो सबसे पहला नंबर है दैट इज दी आयोडीन नंबर। तो क्या होता है आयोडीन नंबर्स? तो आयोडीन नंबर होता है कि इट इज दी नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ आयोडीन एब्जॉर्ब्ड बाय द 100 ग्राम्स ऑफ फैट और द ऑयल्स। कहने का मतलब है कि अगर 100 ग्राम फैट ऑयल्स है तो उसमें कितना ग्राम आयोडीन एब्जॉर्ब हो जाएगा, दैट इज इट्स आयोडीन नंबर। अब क्लिक पॉइंट ये है कि जो अनसेचुरेटेड होगा वहीं पे जाकर के ये एब्जॉर्ब होगा, ना कि सेचुरेटेड फैटी एसिड पे होगा। तो इसीलिए इसका यूज करते हैं हम लोग टू फाइंड द डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ऑफ द फैट। ठीक है, उसके बाद इसको यूज किस लिए कर रहे हैं हम लोग? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टाइप्स ऑफ द फैट एंड द डिटेक्शन ऑफ एडल्टरेशन एंड डिटरमाइनिंग द बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ द फैट। तो कहने का मेन मकसद ये है कि आयोडीन नंबर जो होता है इट इज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ आयोडीन एब्जॉर्ब्ड बाय द 100 ग्राम्स ऑफ फैट, और ये मेनली जो है सो यूज होता है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ऑफ द फैट देखने के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सैपोनिफिकेशन नंबर। तो सैपोनिफिकेशन बताया था अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस। राइट, तो सेम चीज है, इट इज द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सैपोनिफाई 1 ग्राम ऑफ फैट। ठीक है, तो 1 ग्राम फैट को सैपोनिफाई करने के लिए कितना मिलीग्राम KOH लगेगा, दैट इज इट्स सैपोनिफिकेशन नंबर। और सैपोनिफिकेशन नंबर जो है सो मॉलिक्यूलर साइज को एस्टिमेट करता है। कहने का मतलब है जितना शॉर्टर चेन फैटी एसिड रहेगा उतना ही ज्यादा उसका सैपोनिफिकेशन नंबर होगा। ठीक है, तीसरा है आरएम नंबर और द रिचर्ड मीजेल नंबर। ये क्या बोलता है कि इट इज द नंबर ऑफ मिलीलीटर्स ऑफ 0.1 in KOH required to neutralize the volatile fatty acids distilled from the 5 grams of fat। क्या है, मान लेते हैं कि मेरे पास 5 ग्राम फैट है, उसका जब डिस्टिलेशन करेंगे तो कुछ वोलाटाइल फैटी एसिड्स निकलेगा, और उस वोलाटाइल फैटी एसिड्स को हम लोग न्यूट्रलाइज करेंगे किसके साथ? 0.1 in KOH के साथ, और जितना मिली लीटर्स KOH लगेगा दैट इज इट्स आरएम नंबर। तो ये भी जो है सो मेनली वोलाटाइल शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स को डिटेक्ट कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि जितना ही ज्यादा आपका शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होगा उतना ही ज्यादा आपका आरएम नंबर होगा। जैसे कि बटर है, राइट, तो बटर में क्या होगा कि बटर में क्या होता है, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स ज्यादा होता है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग आरएम नंबर यूज करेंगे। राइट, तो बटर का जो आरएम नंबर होता है दैट इज द हाईएस्ट। ठीक है, तो रिचर्ड मीजेल नंबर जो है सो जो डिस्टिलेटेड वोलाटाइल फैटी एसिड्स है जो कि निकल रहा है कितने से? 5 ग्राम ऑफ फैटी एसिड से, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना मिलीलीटर? 0.1 in KOH लगेगा, दैट इज द रिचर्ड मीजेल नंबर। सेम चीज है बट थोड़ा सा डिफरेंट है, दैट इज द एसिड नंबर। एसिड नंबर में क्या है कि यहाँ पे कोई डिस्टिलेशन नहीं करना है, डायरेक्ट 1 ग्राम ऑफ फैट को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना मिलीग्राम्स ऑफ KOH लगेगा, दैट इज द एसिड नंबर। Okay, so it is the number of milligrams of KOH required to neutralize the free fatty acid present in the 1 gram of fat. In normal circumstances, जो भी ऑयल्स होते हैं वो फ्री ऑफ द फ्री फैटी एसिड्स होते हैं। अब मान लेते हैं कि कुछ दिनों के बाद बैक्टीरियल डिटोरिएशन हो गया, केमिकल कंटेमिनेशन हो गया, तो उस पर कुछ फ्री फैटी एसिड्स आ सकते हैं। तो इसकी प्योरिटी को चेक करने के लिए फैट एंड ऑयल्स के लिए हम लोग एसिड नंबर का यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये चारों नंबर जो है, आयोडीन नंबर डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन बताता है, सैपोनिफिकेशन नंबर जो है आपका फैटी एसिड्स के बारे में बताता है, और एसिड नंबर और आरएम नंबर शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स के बारे में बताता है। ओके,
उसके बाद आते हैं वैक्सेस पे। तो वैक्स क्या होता है? तो वैक्स जो होता है सो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स विद अल्कोहल। अल्कोहल का कौन सा कंपाउंड होता है यहाँ पे? तो सिटाइल अल्कोहल होता है। फैटी एसिड जो है अप्रोक्सीमेटली 60 टू 100 कार्बन एटम्स का होता है। उसके अलावा ये याद रखना कि वैक्स जो है सो वाटर में डिजोल्व नहीं होगा, बट दे कैन टेक अप द वाटर विदाउट गेटिंग डिजोल्व इन इट। नाउ इट इज यूज्ड एज अ बेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द कॉस्मेटिक्स, ऑइंटमेंट्स, पॉलिशेस, ल्यूब्रिकेंट्स। एंड ये मिलते कहाँ है? तो इंसेक्ट्स और प्लांट्स के सरफेसेस पे मिलते हैं। तो ये बेसिक बातें हो गई फैट ऑयल्स और वैक्सेस के बारे में। तो ये कंप्लीट हो गया आपका सिंपल लिपिड्स। आगे हम लोग कंपाउंड लिपिड्स देखेंगे। थैंक यू।